फिजिक्स एक्सरसाइज नंबर 7 थ्योरी पढ़ेंगे। कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति यानी कि वर्क, पावर एंड एनर्जी। इस बारे में जानेंगे क्या है कार्य, क्या है वर्क, क्या है। चलिए, कार्य का अर्थ किसी क्रिया के संपादन से होता है, जैसे कि हल चलाना, लकड़ी काटना, पढ़ना लिखना, जो भी हो। आगे कि बल लगाकर किसी वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया को कार्य कहते हैं। कार्य जो है बल तथा विस्थापन का अदिश गुणनफल होता है। W बराबर Fs होता है। जैसे यहाँ दिया हुआ है, एक दिशा में जा रहा है विस्थापन तो शून्य हो जाएगा, विपरीत दिशा में तो 8 डिग्री 8 हो जाएगा, विपरीत में 8 डिग्री हो जाएगा। कार्य का SI मात्रक न्यूटन मीटर या केजी प्रति मीटर स्क्वायर, केजी प्रति मीटर केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। कार्य का CGS मात्रक ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड इनवर्ट स्क्वायर होता है। कार्य की बीमा ml स्क्वायर t-2 होती है। कार्य एक अदिश राशि है। अगर किसी दीवार पर धक्का लगाते हैं तो किया गया कार्य शून्य हो जाएगा, क्योंकि विस्थापन शून्य होती है। अगर कोई वस्तु जो है, कोई व्यक्ति 10 केजी का बोझ लेकर के कई वर्षों तक भी खड़ा रहता है तो किया गया कार्य शून्य होगा, क्योंकि विस्थापन शून्य है। अगर कोई कूली 100 केजी का बोझ लेकर के मीलों दूर भी चलता है तो किया गया कार्य का मान शून्य होता है, क्योंकि बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री होता है। अगर कोई व्यक्ति सीढ़ी पर चढ़ रहा होता है और चढ़कर उतर गया हो तो किए गए कार्य का मान शून्य होगा, क्योंकि विस्थापन शून्य होगा। किया गया कार्य धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य कुछ भी हो सकता है। कहता है कि उठाकर रखने में किया गया कार्य शून्य होता है। घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य का मान ऋणात्मक होता है। कार्य मतलब नोटेड पॉइंट है कि कार्य शून्य उसी का होगा जो जहां बल और विस्थापन के बीच का कोण मूलतः 90 डिग्री होगा। क्वेश्चन है कि अगर किसी वस्तु पर 10 न्यूटन का बल क्षैतिज यानी कि जमीन से 30 डिग्री के कोण पर आरोपित होता है तो वह वस्तु जो क्षैतिज में 5 मीटर विस्थापित होता है तो किया गया कार्य W बराबर Fs cos थीटा 30 डिग्री cos 30 डिग्री का मान होता है 1/√3/2 होता है, √3/2 होता है। तो 5 गुने तो 10 बच्चे 50 हो जाएगा, 50 √3/2 हो जाएगा। आगे चलते हैं। फिर वही बात है, यहाँ पर विपरीत हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऊर्जा क्या, एनर्जी क्या है? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। सभी कार्य की ऊर्जा का SI मात्रक जूल या CGS में जो होता है ना कार्य होता है। सभी प्रकार की ऊर्जा अदिश राशि होती है। ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई किलोवाट घंटा होता है। ऊर्जा विभिन्न प्रकार की होती है, जैसे कि द्रव्यमान ऊर्जा, सौर ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा। द्रव्यमान ऊर्जा क्या है? मास एनर्जी क्या है? प्रत्येक द्रव्यमान में उसके द्रव्यमान के कारण उसमें ऊर्जा संचित होती है, जिसे द्रव्यमान ऊर्जा कहते हैं। E बराबर mc²। E पदार्थ में निहित ऊर्जा होता है, m पदार्थ का द्रव्यमान होता है, c प्रकाश का वेग होता है, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। या आइंस्टाइन द्वारा किया गया द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण है। इसे सापेक्षिता का सिद्धांत अथवा थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी कहा जाता है। नाभिकीय ऊर्जा या परमाणुक ऊर्जा इस द्रव्यमान ऊर्जा से ही प्राप्त होती है। यांत्रिक ऊर्जा मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, गतिज और स्थितिज। याद रखिएगा, यानी कि गति प्लस स्थिति बराबर यांत्रिक, मैकेनिक एनर्जी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे गतिज ऊर्जा क्या है? गति करने वाली वस्तु में गतिज ऊर्जा होती है। m द्रव्यमान की कोई वस्तु अगर v वेग से चल रहा हो तो गति में हो तो किया गया तो सूत्र लगाएंगे किनेटिक एनर्जी बराबर 12 mv²। आगे है कि कुछ प्रमुख प्रकार की ऊर्जाएं हैं, जैसे कि गैर परंपरागत या परंपरागत स्रोत ऊर्जा, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी या सोर्स, जो वर्तमान में प्रयोग किया जा रहा है और नष्ट न होने वाला हो। भूतापीय ऊर्जा, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा और ज्वार ऊर्जा। कौन? भूतापीय ऊर्जा, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बायोगैस ऊर्जा और ज्वार ऊर्जा। परंपरागत ऊर्जा स्रोत हो जाएगा आपका जो पहले से विद्यमान हो, प्रयोग में लाया जा रहा हो, नष्ट होने वाला हो, जैसे कोयला, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन तेल, प्राकृतिक गैस, नाभिकीय ऊर्जा, ये सभी। अब आगे कि अगर किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा का मान 3 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 गुना।
3 गुना बढ़ जाएगा और लेकिन हो जाएगा 4 गुना, याद रखिएगा। अब आगे संवेग, मोमेंटम क्या है? संवेग वह भौतिक राशि है जो गति की मात्रा को बताता है। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुने वेग, p बराबर एम वी, मास गुने वेलोसिटी। तो p बराबर एम वी गुने टी बाई टी तो हो जाएगा पी बराबर एम वी टी बाई टी, तो टी कटिए जाएगा हैं। तो आप बोल सकते हैं कि p बराबर एफ गुने टी। p का ऐसा ही मात्रक kg मीटर पर सेकेंड होता है, p का भी ml/t-1 होता है। संवेग सदिश राशि है। आगे चलते हैं। संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध क्या हो जाएगा? संवेग देखिए, गतिज ऊर्जा होता है किनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम बी स्क्वायर, लेकिन किनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर गुने एम बटे एम बराबर एम बी पी एम बी होता है। हर और अंश में एम से गुना कर देते हैं, तो किनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम बी स्क्वायर बटे एम, तो एम कैंसिल हो जाएगा, तो हाफ एम बी स्क्वायर हो जाएगा, एम स्क्वायर भी था। आगे चलते हैं। तो किनेटिक एनर्जी पी स्क्वायर, एम बी स्क्वायर क्या रखे थे, एम बी स्क्वायर की पी माने थे, तो पी स्क्वायर बाय 2m हो जाएगा। आगे कहता है कि अगर किसी वस्तु के संवेग में 10% वृद्धि कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा, तो एम बी स्क्वायर, तो 11 गुने 11 121 हो जाएगा, परसेंट निकालिएगा तो 21% की वृद्धि हो जाएगी। आगे चलते हैं। अगर किसी वस्तु की गति ऊर्जा 44% बढ़ा दिया जाए, अब देखिए 44% आप बढ़ा रहे हैं, कहने का मतलब 44 बढ़ा रहे हैं तो 144 निकालिएगा तो हो जाएगा आपका 20% का स्पष्ट बदलाव होता है। आगे है, दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु का अगर संवेग स्थिर हो तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? गतिज ऊर्जा जो है ना हल्के वाले में अधिक होगा। यहाँ पर दिया हुआ है सॉल्यूशन, m1 द्रव्यमान है, p है इसका संवेग, यहाँ पर p है, किनेटिक एनर्जी 2 है, निकालने पर निकल जाएगा किनेटिक एनर्जी समानुपाती हो जाएगा 1/m। अगर दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा समान हो तो संवेग बाहरी वाले पर अधिक होगा। अगर किनेटिक एनर्जी समान हो तो वो होगा जो होना चाहिए, समान नहीं रहने पर उल्टा होगा। अब आगे की स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, किसी वस्तु की स्थिति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m हो तथा पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई के ऊपर स्थित हो तो क्या होगा, इसके बारे में जानेंगे। स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh बराबर Pe बराबर mgh, वही बनाने वाला है। कहता है कि अगर किसी 1 kg द्रव्यमान को पृथ्वी की सतह से 9.8 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 9.8 के स्क्वायर जूल हो जाएगा। आगे चलते हैं, वही बात सब देने हैं। अब आगे स्प्रिंग की स्थिति ऊर्जा क्या है? अगर किसी स्प्रिंग की लंबाई में परिवर्तन x हो और स्प्रिंग नियतांक का मान जो है k हो तो उस स्प्रिंग की गति स्थिति ऊर्जा क्या हो जाएगा? अगर किसी स्प्रिंग की लंबाई 60 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर कर दी जाती है और उसका स्प्रिंग नियतांक 100 न्यूटन पर मीटर हो तो उस स्प्रिंग में उपस्थित स्थिति ऊर्जा का मान जो है आपका 17 माइनस 10 60 यानी कि 10 हो जाएगा, निकालने पर निकल जाएगा आपका 0.5 जूल। आगे है स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण, जानिएगा क्या है। स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण, तना हुआ धनुष या स्प्रिंग, दबा हुआ गद्दा, हाथ में पकड़ा हुआ पत्थर, छत से लटका हुआ पंखा, आकार में बादल के कारण शरीर में प्रत्यास्था स्थितिज ऊर्जा, कॉइल स्प्रिंग को दबाने या फैलाने में स्थितिज ऊर्जा का बढ़ना, बांध में भंडारित पानी, चाबी वाली घड़ी या खिलौना, तना हुआ गुलेल। आगे है गतिज ऊर्जा के उदाहरण है, जमीन पर दौड़ता हुआ लड़का, चलती हुई बस या ट्रेन, रनवे पर चलता हुआ एरोप्लेन। गतिज ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा दोनों के उदाहरण या आंतरिक ऊर्जा के उदाहरण है। छत पर दौड़ता हुआ लड़का, छत पर दौड़ता हुआ लड़का, चलता हुआ पंखा, उड़ता हुआ हेलीकॉप्टर, लुढ़कती हुई वस्तु, उड़ती हुई पतंग, चलती हुई बस या ट्रेन में बैठा व्यक्ति, ये सभी गतिज होते हैं।
ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या है या नियम क्या है? ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है। ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदली जा सकती है। अब आगे यंत्र और ऊर्जा के रूपांतरण। विद्युत सेल यांत्रिक को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत सेल यांत्रिक को विद्युत में, लाउड स्पीकर विद्युत को ध्वनि में, माइक्रोफोन ध्वनि को विद्युत में, टरबाइन या डायनेमो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक को, टरबाइन या डायनेमो यांत्रिक को विद्युत में, विद्युत मोटर, अच्छे विद्युत जनरेटर भी क्या करे, यांत्रिक को विद्युत में बदल देगा। फिर मोटर हो गया, विद्युत मोटर हो गया, ये सभी हो जाएगा विद्युत को यांत्रिक में। विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में। फोटो इलेक्ट्रिक सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। यांत्रिक बाढ़ यंत्र यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में। बारिश स्थिति ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में। आगे चलते हैं। एग्जाम्पल है कि जब किसी गेंद को नीचे से ऊपर फेंकते हैं या ऊपर से नीचे गिराते हैं तो गतिज ऊर्जा में कमी या वृद्धि क्रमशः स्थिति ऊर्जा में वृद्धि या कमी के बराबर होता है। जब कोई पिंड मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है तब इसकी कुल ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है। दक्षता क्या है, इफिशियंसी क्या है, इसके बारे में जानेंगे। किसी निकाय के निर्गत और निर्विष्ट के अनुपात को दक्षता कहते हैं। दक्षता बराबर होता है आउटपुट बाय इनपुट, यानी कि निर्गत बते निर्विष्ट गुने 100। कोई इलेक्ट्रॉनिक मशीन किसी विद्युत स्रोत से 1 किलोमीटर प्रति घंटा लेकर, मतलब 1 किलोवाट की शक्ति लेकर के 1 हॉर्स पावर की शक्ति देता है, तो इस मशीन की दक्षता जो है ना प्रतिशत हो जाएगा आपका। दक्षता प्रतिशत बराबर आउटपुट बटे इनपुट गुने 100। अब आगे है आपका 1 HP बाय 1 किलोवाट गुने 100 तो हो जाएगा 746 बटे 1000 गुने 100 कट जाएगा, फिर हो जाएगा आपका 74.6% में। एक व्यक्ति 10 मिनट में 200 जूल काम करता है और दूसरा व्यक्ति 20 मिनट में उसी कार्य को करता है। यानी कि एक व्यक्ति 10 मिनट में 200 जूल और 20 मिनट में 200 जूल करता है, तो किसके द्वारा किया गया कार्य महत्तम होगा, तो 10 मिनट वाला होगा। लेकिन कह रहा है कि कार्य का मन समय पर निर्भर नहीं करता है, अतः दोनों व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य समान होगा। अरे तो आगे है कि जब कोई व्यक्ति चढ़ान पर चढ़ता या उतरता है तो कुल ऊर्जा नियत रहता। अब आगे है आपका आगे है कार्य का मान समय पर निर्भर नहीं करता है, अतः दोनों जब कोई व्यक्ति चढ़ान पर चढ़ता या उतरता है तो कुल ऊर्जा नियत रहती है। अब आगे आपका आवेग क्या है, इम्पुल्स क्या है। आवेग बल और समय का गुणनफल आवेग कहलाता है। आवेग बराबर होता है बल गुने समय, अर्थात हम कह सकते हैं बल गुने समय। आवेग का ऐसा ही मात्रा न्यूटन सेकेंड होता है या केजी मीटर पर सेकेंड होता है, केजी मीटर पर सेकेंड। आगे कि आवेग के बीमा ML/T-1 होता है। आवेग सदिश राशि है। आगे कि कोई खिलाड़ी कैच लेना चाहता है तो वह अपने हाथ को पीछे की ओर क्या करता है, खींचता है, जिससे समय का मान बढ़ता है और लगने वाला बल घटता है, जिससे कैच आसानी से पकड़ा जाता है। अब आगे शक्ति पावर, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति बराबर कार्य बटे समय होता है। P बराबर W/T, यानी कि P बराबर FS cos थीटा बटे T होता है। P बराबर FV, AB बराबर AB cos थीटा। शक्ति का ऐसा मात्रक जूल पर सेकेंड या जूल इन्वर्स होता है, या वाट भी बोल सकते हैं। आगे की शक्ति की भी ML² T-3 होता है। शक्ति का व्यवहारिक मात्रक अश्व शक्ति होता है, जिसको हम हॉर्स पावर बोलते हैं। 1 HP बराबर 746 वाट। शक्ति का औद्योगिक मात्रक अश्व शक्ति है। जनरेटर या मोटर की शक्ति को HP में व्यक्त किया जाता है। आगे चलते हैं। अधिक क्षमता वाले जनरेटर या ट्रांसफर की शक्ति को किलोवाट में व्यक्त किया जाता है। बड़े यंत्रों की शक्ति HP में व्यक्त किया जाता है। शक्ति का सवाल बनाते समय जो है शक्ति बराबर mgh/T का प्रयोग करना चाहिए, चूँकि कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है और कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है और कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या है, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कहता है कि संवेग संरक्षण का सिद्धांत जानिए। बाह्य बल की अनुपस्थिति में कुल रेखीय संवेग संरक्षित रहता है। बाह्य बल की अनुपस्थिति में कुल रेखीय संवेग संरक्षित रहता है। कोणीय संवेग संरक्षण, बाह्य बल आघूर्ण की अनुपस्थिति में कुल कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। बिफोर क्लोजन या एट क्लोजिन, जान लीजिए आफ्टर क्लोजिन क्या है। यहाँ पर है U1 U2 M1 M2,
फिर यहाँ सटने के बाद क्या होता है, एट क्लोजिंग मतलब सटने के बाद, सटते हैं तब सटने के बाद क्या होता है, M1U1 जोड़ M2U2 बराबर M1V1 जोड़ M2V2 है। रेखीय संवेग के संरक्षण का सिद्धांत न्यूटन के तृतीय गति नियम का दूसरा रूप है और तृतीय गति नियम के सभी उदाहरणों को इस सिद्धांत से समझा जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि 10 kg के बंदूक से 100 ग्राम की गोली 100 मीटर पर सेकेंड के वेग से निकाली जाती है, तो बंदूक कितने वेग से पीछे की ओर झटका देगा, तो हो जाएगा आपका U बराबर डॉट U2 बराबर 100 मीटर पर सेकेंड, M1U1 बराबर M2U2 10 गुने U1 बराबर 1/100। अब आगे है आपका, अब आगे कहता है कि टक्कर मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। टक्कर जान लीजिए कितने प्रकार के होते हैं। टक्कर मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। टक्कर मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। प्रत्यास्था टक्कर या पूर्णतः प्रत्यास्था टक्कर क्या है, इसके बारे में जानेंगे। पहला होता है प्रत्यास्थ टक्कर या पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर। जिस वेग से टकराता है उसी वेग से लौटेगा, जैसे कि किनेटिक एनर्जी संरक्षित रहता है, संवेग संरक्षित रहता है और प्रत्यास्थता गुणांक E बराबर 1 हो जाता है। अब अप्रत्यास्थ टक्कर, जिस वेग से टकराता है उसी वेग से नहीं लौटता है, उससे कम वेग से लौटता है। किनेटिक एनर्जी संरक्षित नहीं रहता है, संवेग संरक्षित रहता है, एनर्जी लेस देन होता है 1। अब आगे है पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर, जान लेना है। कोई वस्तु दूसरी वस्तु से टकरा करके उसी वस्तु पर चिपक जाएगा तथा उसको अपने हाथ जो एक बनकर एक ही वेग से चलने लगेगा। किनेटिक एनर्जी संरक्षित रहता है, संवेग संरक्षित रहता है, E बराबर 0 हो जाता है। अब आगे कहता है आपका E बराबर V2 माइनस V1 बटे U1 माइनस U2। हाँ, अब यहाँ पर बने क्वेश्चन है, देखिए। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे कि किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है, जिसे सामान्य भाषा में 1 यूनिट कहते हैं। विद्युत ऊर्जा के खर्च को किलोवाट घंटा या यूनिट में व्यक्त किया जाता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट या 1 किलोवाट घंटा बराबर 1000 वाट घंटा या 1 किलोवाट घंटा बराबर 1000 जूल पर सेकेंड गुणे 3600 सेकेंड या 1 किलोवाट घंटा बराबर 36 गुणे 10⁵ जूल या 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुणे 10⁶ जूल या 3600 गुणे 10⁻³ जूल या 3600 किलो जूल हो जाएगा। अब आगे के कहता है कि 9 ऑफ यूनिट उपकरण की संख्या गुणे उपकरण की शक्ति गुणे घंटा गुणे दिन बटे 1000 होता है, वही है। कहता है कि अब कहता है आगे आपका संरक्षी बल या असंरक्षी बल के बारे में जान लीजिए। कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है, बंद परिपथ में कम शून्य होता है, गुरुत्वीय बल, विद्युतीय बल, चुंबकीय बल, ये सब आ जाएगा आपका संरक्षित बल में। और संरक्षित बल जगह कार्य पथ पर निर्भर करता है, बंद परिपथ में काम शून्य नहीं होता है और घर्षण बल, तनाव बल, ये सभी आपका है असंरक्षित बल। आज थ्योरी खत्म।